25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में दिन दहाड़े बीएसपी नेता राजू पाल की हत्या कर दी जाती है, जिसका मेन एक्यूज्ड बनता है अतीक अहमद, जिसके ऊपर 100 से भी ज्यादा केस दर्ज थे। लेकिन इस हत्या के ठीक 18 साल बाद उसी अतीक को पुलिस कस्टडी में कैमरों के सामने गोलियों से भून दिया जाता है। आखिर इन 18 सालों के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा कि हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं? इसे समझने से पहले हमें अतीक के बनने की कहानी को समझना होगा कि आखिर कैसे एक टांगा चलाने वाले का बेटा यहाँ तक पहुँचा। उस वक्त ऐसे क्या हालात रहे होंगे कि इतने केस होने के बावजूद भी उसे कोई हाथ तक नहीं लगा पा रहा था, और ऐसी क्या वजह रही होगी कि आम जनता उसे बार बार वोट देके 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी बना रही थी। प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद भी कहा जाता था, वहाँ कसारी मसारी नाम की एक जगह है। उसी जगह पर एक गरीब तांगा वाला रहता था जिसका नाम था हाजी फिरोज अहमद, और इसी तांगे वाले के घर में 10 अगस्त 1962 को पैदा होता है अतीक अहमद। अतीक घर का बड़ा लड़का था और एक छोटा भाई भी था, खालिद अजीम, जिसे अशरफ भी कहते थे। इसके अलावा 2 छोटी बहनें भी थीं। इनके घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता चाहते थे कि अतीक पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन ये जो अतीक था ना, इसका पढ़ाई वढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। अतीक को गरीबी से बड़ी चिढ़ थी, इसलिए जब ये 8th क्लास में था तो अपने एरिया से गुजरने वाली मालगाड़ियों से इसने कोयला चुराकर बेचना शुरू कर दिया। फिर 1979 में अतीक 10th का एग्जाम देता है, लेकिन फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद ये पढ़ाई छोड़ देता है और पूरी तरह से कोयले के बिजनेस में घुस जाता है। धीरे धीरे जब इस धंधे से थोड़े बहुत पैसे आने लगते हैं तो अतीक अपने ही ग्रुप के कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लेता है, और उसी साल सेम ईयर में जब इसकी उम्र 17 साल थी, इस पर हत्या का पहला आरोप लगता है और इलाहाबाद के खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में इसका पहला केस रजिस्टर होता है। अगले 4 सालों तक अतीक मालगाड़ियों से कोयला चुराने का काम करता है और साथ ही साथ रेलवे का कबाड़ बेचने और वसूली का काम भी करता है। अतीक अभी छोटे लेवल का गुंडा था, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, लेकिन सेम टाइम पर उसी एरिया में एक और बड़ा गैंगस्टर था जिसका नाम था शौके इलाही, जिसे चांद बाबा भी बोलते थे। ये चांद बाबा इतना खतरनाक था कि ये जिस एरिया में रहता था उस एरिया में पुलिस भी जाने से पहले कई बार सोचती थी। तो वहीं दूसरी तरफ अतीक धीरे धीरे ऊपर तो उठ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके खिलाफ चोरी, धमकी, वसूली और किडनैपिंग के कई केस भी दर्ज हो रहे थे, जिसके कारण पुलिस उसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल मानकर उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा देती है। देखिए, अतीक अहमद यूपी का पहला आदमी था जिसके ऊपर ये एक्ट लगा था। ये एक्ट लगने के बाद अतीक की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और इसी सिचुएशन में उसकी मुलाकात चांद बाबा से होती है और वो चांद बाबा के गैंग में शामिल भी हो जाता है, जिससे उसके अंदर पुलिस का डर जो होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि चांद बाबा जो था ये पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग था। ऐसा कहा जाता है कि उसके ऊपर नेताओं का भी हाथ था, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसके गैंग के किसी भी आदमी को हाथ नहीं लगा पाते थे। चांद बाबा के साथ रहकर अतीक काफी चीजें सीखता है, बम बनाना, वेपन सप्लाई करना, एक्सटॉर्शन के तरीके। लेकिन तब तक आ जाता है ईयर 1988 और उस इलाके में एक पुलिस ऑफिसर आते हैं, नौरंग सिंह। ये पहले पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने चांद बाबा को उसी के इलाके में घेर कर पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन चांद बाबा बच के निकल जाता है। पर उसी रात चांद बाबा पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लेता है और घंटों तक पुलिस स्टेशन पर बम फेंके जाते हैं। देखिए, चांद बाबा गैंग को बमबाज भी कहा जाता था क्योंकि ये अपने दुश्मनों पर घर के बने देसी बम फेंकने के लिए बदनाम था। इसके आदमी बैग में बम बनाने का सामान लेकर चलते थे और ऑन द स्पॉट बम बनाकर मारते थे। अब उस रात के बाद पुलिस चांद बाबा के पीछे पड़ जाती है और उसे छुपना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। उस टाइम पर चांद बाबा के पूरे ग्रुप को अतीक ही संभालता है, लेकिन कुछ दिन बाद चांद बाबा सरेंडर कर देता है अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स के एडवाइस पर, और जेल के अंदर से ही नगर निगम का चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। अब चुनाव जीतने के बाद जब वो जेल से बाहर आता है तो अतीक और उसके बाकी के लोग चांद बाबा को कंधे पर बैठाकर इलाहाबाद के चौक इलाके तक लाते हैं। अब यहाँ अतीक देखता है कि चांद बाबा चुनाव जीतकर इलाके का हीरो बन चुका है और उसकी रिस्पेक्ट भी काफी बढ़ गई है। तो अतीक भी चुनाव लड़ने की सोचता है और चांद बाबा से कहता है कि वो इलाहाबाद वेस्ट से इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो चांद बाबा मना कर देता है और बाद में काफी धमकी वमकी भी देता है। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन तब तक अतीक उसकी गैंग में रहकर काफी कुछ सीख चुका होता है और अब यहीं से अतीक चांद बाबा का कॉम्पिटिटर बन जाता है। और जब 1989 में असेंबली इलेक्शन आते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अतीक को टिकट ही नहीं देती, तो वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट पार्टी बनाकर खड़ा होता है। दूसरी तरफ उसी सीट के लिए चांद बाबा भी खड़ा होता है। पूरे चुनाव के टाइम पर इन दोनों के बीच बहुत गैंग वॉर होती है, लेकिन फाइनली अतीक अहमद ये इलेक्शन जीत जाता है और यहीं से पूरा खेल बदल जाता है, क्योंकि इस चुनाव के कुछ दिन बाद ही चांद बाबा का मर्डर हो जाता है। अब एक टांगा चलाने वाले का बेटा सिर्फ एमएलए ही नहीं बनता, बल्कि वो चांद बाबा का पूरा नेटवर्क और उसका 2 नंबर का पूरा कारोबार भी टेक ओवर कर लेता है और यहाँ से अब वो और पावरफुल हो जाता है। इसके साथ साथ अतीक अहमद पर केस भी बढ़ते जाते हैं। आज की डेट तक अतीक अहमद पर 100 से भी ज्यादा केस थे, लेकिन उसके ऊपर लगा एक भी केस प्रूफ नहीं हुआ था कोर्ट
के अंदर, क्योंकि उसका इतना खौफ था कि कोई भी गवाह सामने ही नहीं आता था। जो आता था वो बयान से ही पलट जाता था और कई बार तो गवाही देने वाला बीच में ही गायब हो जाता था। सिर्फ आम लोग ही नहीं, उस टाइम पर कई जज ऐसे थे जिन्होंने अतीक का केस सुनने से मना कर दिया था कि कहीं उनका परिवार खतरे में न पड़ जाए। इतना खौफ था अतीक का। इन्हीं सब रीजंस की वजह से उसका जो क्राइम था ना, वो कभी प्रूफ ही नहीं हो पाता था और पुलिस उसे हाथ तक नहीं लगा पाती थी। एक तरफ जहां उसका इतना खौफ था, इतने केस थे, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के लिए अतीक किसी रॉबिन हुड से कम नहीं था। कई लोग अतीक को मसीहा मानते थे क्योंकि वो गरीब लोगों की मदद भी करता था। किसी गरीब परिवार के शादी ब्याह में पैसे लगा देता था, ईद पर पैसे बांटता था और गरीब बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें भी खरीद देता था। लेकिन ये मदद फ्री में नहीं होती थी। ये एक तरीका था अपनी इमेज बनाने का, ताकि लोग उसे अपना आदमी समझें और वोट दें। अतीक जो भी पैसे बांटता था वो ज्यादातर वसूली और क्राइम से आता था। कुछ एलिगेशंस तो ये भी हैं कि एक्सटॉर्शन और लैंड ग्रैबिंग करके अतीक ने बहुत पैसा बनाया। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक जबरदस्ती इलेक्शन फंड के नाम पर बिजनेसमैन, बिल्डर्स, फैक्ट्री और हॉस्पिटल ओनर्स से पैसे वसूलता था। उन्हें व्हाइट और येलो कलर की स्लिप देता था और व्हाइट स्लिप वालों से 5 से 50 लाख और येलो स्लिप वालों से 3 से 5 लाख रुपए वसूलता था। इतना ही नहीं, इलेक्शन के टाइम पर बूथ कैप्चरिंग और बाहर से लोगों को लाकर वोट भी डलवाता था। अतीक का स्ट्रॉन्गेस्ट कोर वोट गद्दी मुस्लिमों से आता था। कुछ वोट गरीब हिंदू परिवार, ओबीसी और दलित इलाकों से भी आता था, जो उससे मदद लेते थे। और जब समाजवादी पार्टी या अपना दल का टिकट मिलता था तो पार्टी का वोट भी जुड़ जाता था। देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस चाहिए। कहा जाता है कि उस टाइम पर उस एरिया में अतीक के पास तीनों था और इसी कॉम्बिनेशन के दम पर अतीक 1989 से 2004 तक लगातार 5 बार एमएलए बन जाता है और इसी वजह से हर पार्टी भी अतीक को अपने साथ लेना चाहती थी। 2004 में समाजवादी पार्टी अतीक को फूलपुर से लोकसभा का टिकट देती है और अतीक जीत भी जाता है। ये कोई ऐसी वैसी सीट नहीं थी। इसी सीट से जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह जीतकर प्रधानमंत्री बने थे और अतीक का यहाँ से जीतना कोई छोटी बात नहीं होती। इस जीत के बाद अतीक एमएलए से एमपी बन जाता है, लेकिन अब वो एमएलए की सीट खाली हो जाती है और यही एमएलए की सीट आगे चलकर अतीक के मौत की वजह बनती है। इलाहाबाद वेस्ट की उस एमएलए की सीट के लिए बाई इलेक्शन होते हैं, जिसके लिए अतीक अपने भाई अशरफ को खड़ा कर देता है और सेम सीट के लिए अक्टूबर 2004 में बीएसपी की तरफ से राजू पाल इलेक्शन लड़ता है और 4000 वोट से जीत भी जाता है। ये बात अतीक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन ये जो राजू पाल होता है ना, ये भी कोई हल्का आदमी नहीं था। 2004 तक इसके खिलाफ 25 मामले दर्ज थे, जिनमें से 2 मर्डर के थे। राजू पाल अक्टूबर 2004 में जब इलेक्शन जीत जाता है तो उसके अगले महीने से ही उस पर हमले होने लगते हैं, लेकिन वो हर बार बच जाता है। इसी बीच 16 जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी पूजा पाल से होती है, लेकिन शादी के सिर्फ 9 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को दोपहर के करीब 3 बजे राजू पाल अपने 2 गाड़ियों के काफिले में इलाहाबाद के स्वरूप रानी हॉस्पिटल से लौट रहा होता है, जहां वो अपने इलाके के एक स्टूडेंट के मर्डर के सिलसिले में गया होता है। तभी अचानक धूमनगंज इलाके में 20-25 लोग राजू पाल की गाड़ी को घेर लेते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। राजू पाल को कई गोलियां लगती हैं, उसे किसी भी तरह टेम्पो में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो लोग उस टेम्पो का भी पीछा करके हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं और वहां भी फायरिंग और बमबाजी करते हैं। टोटल 19 गोलियां लगती हैं राजू पाल को और उसकी मौत हो जाती है, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। बीएसपी के सपोर्टर सड़कों पर उतर आते हैं। इलाहाबाद के सुलेमसराय इलाके में राजू पाल की बॉडी को रखकर जाम लगा दिया जाता है और पत्थरबाजी भी होती है। पुलिस किसी भी तरीके से हालात को संभालती है। अब राजू पाल की हत्या के बाद उसकी पत्नी पूजा पाल धूमनगंज पुलिस स्टेशन में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ 7 और लोगों के नाम होते हैं। लेकिन इस केस में ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है उस टाइम, क्योंकि अतीक के डर की वजह से इस केस के सभी गवाह मुकर जाते हैं, यहाँ तक कि राजू पाल के रिश्तेदार और इस केस के की विटनेस उमेश पाल भी। अब राजू पाल की मौत के बाद वो एमएलए की सीट फिर से खाली हो जाती है, इसलिए सेम सीट के लिए फिर से बाई इलेक्शन होते हैं और बीएसपी की तरफ से राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट मिलता है, जो सिर्फ 9 दिन में विधवा हो गई थी। और दूसरी तरफ अतीक का भाई अशरफ फिर से खड़ा होता है और इस बार अशरफ जीत जाता है। अब अतीक की 5 उंगलियां घी में होती हैं, क्योंकि उस एरिया का एमपी अतीक अहमद, एमएलए उसका भाई, ऊपर से यूपी में एसपी की सरकार। उस समय अतीक अहमद का दबदबा अपने पीक पर होता है, लेकिन 2007 में उसे सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस साल उत्तर प्रदेश में 2 बड़े बदलाव होते हैं। विधानसभा चुनाव में एसपी को हराकर बीएसपी जीतती है और अपनी सरकार बना लेती है, तो वहीं राजू पाल की पत्नी एमएलए बनती है अशरफ को हराकर। अब जैसे ही मायावती की सरकार बनती है तो उमेश पाल, जो राजू पाल का दोस्त होता है और उस मर्डर केस का की विटनेस होता है, उसके अंदर भी हिम्मत आती है और वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि 2006 में अतीक ने मुझे किडनैप कर लिया था और बयान बदलने के लिए दबाव बनाया था। मुझे एक पर्ची लिख के दी थी
और कहा था कि इसे रट लो और अदालत में यही बयान देना। साथ ही मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी, इसलिए दबाव में आकर उस टाइम पर मैंने बयान बदल दिया था। उमेश पाल के इस बयान के चलते अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस पे पहले से ही राजू पाल के मर्डर का आरोप लगा था और अब उमेश पाल के किडनैपिंग का भी आरोप लग गया था। अब यहाँ पहली बार अतीक को लगता है कि पुलिस उसे अरेस्ट करके कहीं उसका एनकाउंटर न कर दे। इस डर से अतीक जो था वो अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन 2008 में उसे दिल्ली में अरेस्ट कर लिया जाता है और कोर्ट का फैसला आने तक उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब अतीक जेल में तो चला जाता है, लेकिन होता तो वो रिस्पेक्टेड एमपी ही है। वहीं सेम ईयर में मनमोहन सिंह की सेंट्रल गवर्नमेंट अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर रही होती है, लेकिन पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे की वजह से वोटिंग के जरिए ये डिसाइड करने का फैसला होता है कि अमेरिका के साथ ये डील होगी या नहीं होगी। ये वो टाइम था जब कांग्रेस ने एसपी के साथ साथ दूसरी पार्टियों से भी हेल्प मांगी थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के पास 228 सांसद ही थे और ये न्यूक्लियर डील वाली वोटिंग जीतने के लिए 44 कम पड़ रहे थे। अब इसे पूरा करने के लिए 6 सांसदों को जेल से निकालकर वोटिंग के लिए पार्लियामेंट लाया जाता है, जिसमें से एक अतीक अहमद भी था। समाजवादी पार्टी ने साफ साफ कहा था कि कांग्रेस के समर्थन के लिए न्यूक्लियर डील के फेवर में वोटिंग करनी है, लेकिन अतीक अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट में वोट कर देता है, जिससे नाराज होकर मुलायम सिंह यादव उसे समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद अतीक 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ता है अपना दल नाम की पार्टी के टिकट पर, लेकिन हार जाता है। लेकिन 2014 में मुलायम सिंह फिर से अतीक को टिकट देते हैं, पर ये इलेक्शन भी अतीक हार जाता है। बैक टू बैक इतने इलेक्शन हारने के बाद अतीक को भी ये बात समझ में आ जाती है कि अब इलेक्शन उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वो फिर से अपनी पुरानी रॉबिन हुड वाली छवि बनाने की कोशिश करने लगता है। वो बेल पर जब भी जेल से बाहर आता है तो लोगों की प्रॉब्लम सुनता है, उन्हें सॉल्व करता है। इसी बीच 2016 में उसका राजू पाल वाला केस सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को दे देती है, लेकिन फिर भी अतीक अहमद की गुंडागर्दी कम नहीं होती और वो एक ऐसी गलती कर देता है जिससे वो हमेशा के लिए जेल में चला जाता है। देखिए, इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, सैम हिगिंबॉटन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। दिसंबर 2016 में यहाँ का स्टाफ 2 लड़कों को एग्जाम देने से मना कर देता है क्योंकि वो चीटिंग कर रहे होते हैं। तो वो लड़के अपनी फरियाद लेकर अतीक अहमद के पास जाते हैं। तब अतीक भीड़ लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचता है और टीचर और स्टाफ को बड़ी बुरी तरह से पीटता है, लेकिन कोई इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो बना लेता है और इंटरनेट पे डाल देता है, जो कि वायरल भी हो जाता है, जिसकी वजह से इतना हंगामा होता है कि फरवरी 2017 में अतीक अहमद को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके 1 महीने बाद ही बीजेपी चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश में आ जाती है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हैं। लेकिन फिर भी अतीक अपना पूरा नेटवर्क जेल से ही ऑपरेट कर रहा होता है। अतीक की इस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसे देवरिया जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसकी गुंडागर्दी कम नहीं होती, क्योंकि 2018 में लखनऊ में एक बिजनेसमैन थे मोहित जायसवाल। इनको अतीक के कहने पर लखनऊ से उठाकर देवरिया जेल ले आया जाता है, जहां उनसे मारपीट की जाती है जेल के अंदर ही, और उनसे जबरदस्ती कुछ पेपर्स पर साइन करवाकर उनकी 40 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी हड़प ली जाती है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अतीक का नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसे यूपी की जेल में रखकर कंट्रोल करना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2019 में अतीक को गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे देती है ताकि ये सब बंद हो सके, और होता भी ऐसा ही है। यूपी से दूर होने के बाद अतीक की पकड़ कमजोर होने लगती है और पुलिस भी उसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामलों में कार्रवाई तेज कर देती है। इसी के साथ उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया जाता है। अब एक तरफ ये सारी चीजें हो रही होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अक्टूबर 2022 में सीबीआई भी राजू पाल वाले मर्डर केस की जांच पूरी कर लेती है, जिसमें सीबीआई अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के अलावा 7 और लोगों को राजू पाल मर्डर में दोषी मानती है, और साथ ही जो उमेश पाल था उसका नाम सीबीआई विटनेस लिस्ट से हटा देती है, क्योंकि उमेश पाल के बयान कई बार चेंज हुए थे। मतलब अब उमेश पाल से अतीक अहमद को कोई खतरा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल, जिनके बयान को सीबीआई ने कंसीडर तक नहीं किया था, वो अपने गनर के साथ कोर्ट की हियरिंग सुनकर जैसे ही अपने घर आए और जैसे ही गाड़ी से उतरे, 7 लोग उन पर बम और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें उमेश पाल और उनके गनर की मौत हो जाती है। उमेश की हत्या के वक्त वहां उनकी बूढ़ी मां मौजूद थी, जो आगे चलकर उस केस की मेन विटनेस बनी। उमेश पाल की हत्या के अगले दिन उनकी पत्नी जया पाल पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और कंप्लेन करती हैं कि मेरे हस्बैंड को मारने के बाद मुझे भी मारने की धमकी मिली है, और इस एफआईआर में वो नाम लेती हैं अतीक का, उसके भाई अशरफ का, अतीक की वाइफ का, उसके 2 बेटों का और साथ में 6 और लोगों का। इस हत्या के बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि ये जो अपराधी है, ये जो माफिया है, इसे मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम के इस बयान की वजह से जयापाल की एफआईआर में जिन जिन लोगों के नाम होते हैं ना, उनकी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अतीक तो पहले से ही साबरमती जेल में होता है और अशरफ बरेली की जेल में, तो जो बाकी के लोग होते हैं ना, वो फरार हो जाते हैं। इसी बीच उमेश पाल के मर्डर की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग जाती है, जिसमें पुलिस 7 लोगों को आइडेंटिफाई करती है, जिनमें से एक था अतीक का बेटा असद, दूसरा था अरबाज,
तीसरा था उस्मान, चौथा था गुलाम, पांचवा था गुड्डू मुस्लिम, छठवां था अरमान और सातवां था साबिर। अब जैसे ही सातों आइडेंटिफाई होते हैं, यूपी पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और उमेश पाल असैसिनेशन के ठीक 3 दिन बाद 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर होता है प्रयागराज के नेहरू पार्क फॉरेस्ट में अरबाज का, जो उमेश पाल वाले कांड के दिन ड्राइवर था। इसके बाद बचते हैं 6 लोग, जिनमें से 6 मार्च को दूसरा एनकाउंटर होता है उस्मान का। उसके बाद पुलिस बाकी के बचे 5 लोगों की तलाश शुरू कर देती है। इसी बीच अतीक अहमद पर जो उमेश पाल की किडनैपिंग का आरोप लगा होता है वो कोर्ट में साबित हो जाता है और 28 मार्च 2023 को कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। ये पहली बार था जब अतीक को किसी केस में दोषी ठहराया गया था, जबकि उसके ऊपर पहले से ही सैकड़ों केस दर्ज थे और इसी केस की सुनवाई के लिए उसको साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली की जेल से यूपी की नैनी सेंट्रल जेल में लाया जाता है। अब एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वो जो 5 लोग बचे थे ना, उनमें से 2 लोग, असद जो अतीक का बेटा था और गुलाम को 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एनकाउंटर कर देती है। अतीक अहमद के 5 बेटों में असद तीसरे नंबर का था और सबसे बड़ा बेटा उमर है जो उस वक्त लखनऊ जेल में था। दूसरा बेटा अली है जो नैनी सेंट्रल जेल में था और 2 सबसे छोटे बेटे अजम और अबान उस वक्त नाबालिग थे, जिन्हें अरेस्ट करने के बाद प्रयागराज के एक जुवेनाइल होम में डाल दिया गया। एनकाउंटर में बेटे की मौत के बाद अतीक ने जनाजे में शामिल होने के लिए परमिशन मांगी तो कोर्ट ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी। एक टाइम था जब अतीक के मामले में जज भी सुनवाई करने से डरते थे। उस अतीक की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे अपने ही बेटे के जनाजे में शामिल होने नहीं दिया गया। अपनी इस हालत को देखते हुए अतीक ने मीडिया के सामने कहा भी था कि हम मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारी औरतों और बच्चों को परेशान न करें। अब इस चीज की वजह से अतीक की वाइफ ने सीएम योगी जी को लेटर लिखा कि उनके हस्बैंड और देवर का पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर किया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट पुलिस को रोज अतीक और अशरफ का मेडिकल चेकअप करवाने के लिए कहती है ताकि उनके साथ कोई मारपीट हो तो पता चल सके। और ऐसे ही 15 अप्रैल 2023 को रोज की तरह दोनों को पुलिस रूटीन चेकअप के लिए कॉलविन हॉस्पिटल ले जाती है। रात के करीब 10:30 बजे जैसे ही पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है तो उसमें से दोनों भाई उतरते हैं और पैदल पैदल चल के हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। तो मीडिया वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी में 3 लोग फेक मीडिया पर्सन बनकर आते हैं और अतीक और अशरफ को एकदम नजदीक से गोली मार देते हैं और भागते भी नहीं, सरेंडर कर देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये तीनों थे कौन और इन्होंने ऐसा किया क्यों। पुलिस ने जब इनको अरेस्ट किया तो पता चला कि इनमें से एक का नाम था लवलेश तिवारी, दूसरे का नाम था मोहित जिसे सनी भी कहते थे और तीसरा था अरुण मौर्य। पुलिस ने जब इनसे मर्डर की वजह पूछी तो इन्होंने कहा कि इनको नाम बनाना था क्राइम की दुनिया में, इसलिए उन्होंने अतीक और अशरफ जैसे बड़े बाहुबलियों की हत्या की। हालांकि आगे की जांच में कई और बड़े बड़े खुलासे हुए। ये तीनों शूटर्स यूपी के अलग अलग शहरों से बिलोंग करते थे और पहले कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। सिर्फ लवलेश और सनी एक बार बांदा जेल में मिले थे। फिर अचानक ये तीनों एक साथ कैसे आए? इन शूटर्स की इकोनॉमिक हालत भी खराब थी, फिर भी उनके पास 6 से 7 लाख की जिगाना पिस्टल कहां से आई? अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश इन तीनों ने ही की थी या इसके पीछे किसी और का हाथ है? क्योंकि इन तीनों के फैमिली मेंबर्स ने भी इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। ये तीनों आज भी यूपी की जेल में बंद हैं। अगर आपको ऐसी ही रियल असैसिनेशन स्टोरीज पसंद है तो आपको राजीव गांधी असैसिनेशन वाली मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक सुसाइड बॉम्बर ने की थी, लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा आदमी भी था जो पीछे से इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। आखिर कौन था वो?